भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि उसने सारे अंडे शेख हसीना की टोकरी में ही रख दिए और बांग्लादेश की दूसरी राजनीतिक शक्तियों से उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। उनसे उनका पूरी तरीके से अलगाव हो गया। न ही ये लोग ये देख पाने में समर्थ रहे कि शेख हसीना के खिलाफ कितना गुस्सा पनपता जा रहा है। और जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, हालांकि वहां पर भारतीय खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर ढाका में मौजूद थी, उन्होंने न भारत सरकार को खबर दी, न शेख हसीना को सतर्क किया और उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उस सत्ता से उन्हें वहां से भागना पड़ा। शेख हसीना की लोकप्रियता घटती चली जा रही थी, असंतोष बढ़ रहा था। तो इसमें खास तौर से पाकिस्तान से जो वहां के अतिवादी शक्तियां हैं, जमात इस्लामी और बीएनपी पार्टी, खालिदा जिया की भी पार्टी, और भी कुछ तत्व हैं जो भारत विरोधी तत्व थे, उनको बड़े पैमाने पर मदद पाकिस्तान से खुफिया तरीके से मिल रही थी। तो शायद हमने पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप था बड़ा साफ तौर पर दिख रहा था, उसको हमने शायद पूरी तरह से पहचाना नहीं। अगर पहचाना तो उसके खिलाफ कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया। शेख हसीना को उसके बारे में पूरी तरह से अवगत करके उसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ। और अब यह हालत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर बांग्लादेश के करीब आ चुका है ठाया। और अब आप देखते हैं कि अब काफी साफ तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान का हाथ बांग्लादेश में शेख हसीना के वहां से जाने के पहले और उसके बाद तो खुले आम दिख रहा है। तो ये हमसे एक, मैं समझता हूं, या तो चूक हुई है। भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि उसने सारे अंडे शेख हसीना की टोकरी में ही रख दिए और बांग्लादेश की दूसरी राजनीतिक शक्तियों से उन्होंने कोई संबंध नहीं रखा। उनसे उनका पूरी तरीके से अलगाव हो गया। न ही ये लोग ये देख पाने में समर्थ रहे कि शेख हसीना के खिलाफ कितना गुस्सा पनपता जा रहा है। और जब उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, हालांकि वहां पर भारतीय खुफिया एजेंसियां बड़े पैमाने पर ढाका में मौजूद थी, उन्होंने न भारत सरकार को खबर दी, न शेख हसीना को सतर्क किया और उनके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। उस सत्ता से उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि ये सब हो गया, चलिए यहां तक तो भारत सरकार की विदेश नीति ने बड़ी गलती की। फिर इस गलती को सुधारने का भी इनके पास मौका आया। जब देखा गलती हो गई तो फिर उस गलती को सुधारना चाहिए था। जो नए मोहम्मद यूनुस जो सलाहकार बन के आए, सरकार के संचालक बने हुए हैं, और भी दूसरी शक्तियां सक्रिय हुई। भारत सरकार को यह भी पता लग गया होगा कि वो जो विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसकी प्रेरणाएं थी, किसका नियोजन था। ये सब बातें भी छन छन कर अखबारों और मीडिया के जरिए हम सब लोगों के सामने आई और कुछ कुछ हम लोग उनके बारे में जानते हैं। भारत सरकार ज्यादा जानती होगी, मुझे पक्का यकीन है। हम मेरे जैसे व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ है घटनाक्रम के, उसके मुकाबले भारत सरकार तो और भी ज्यादा गहराई से जानती होगी कि बांग्लादेश में जो हुआ वो क्यों हुआ। साधनों से अपनी गलती का भी एहसास होगा। इसके बावजूद भी वो कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाए, कोई भी संशोधनकारी कदम नहीं उठा पाए। उन्होंने शेख हसीना को भारत में शरण दी। इस वक्त वो लुटियंस जोन्स के किसी बंगले में रह रही हैं और देखा जाता है कि वो लोधी गार्डन में कभी कभी एनएसजी कमांडो से घिरी हुई टहलती भी हैं सुबह के वक्त। और यहां से वो शरणार्थी हैं भारत में, तकनीकी रूप से पूरी राजनीति करती हैं, अपने राजनीतिक बयान जारी करती हैं। वहां पर उन्होंने अपनी पार्टी की एक कोई मीटिंग, हालांकि पार्टी उनकी प्रतिबंधित है और शेख हसीना को मौत की सजा तक सुनाई जा चुकी है, उसको उन्होंने ऑनलाइन संबोधित भी किया। इस तरह की अफवाह है। मोहम्मद यूनुस ने उसका विरोध भी किया कि इसको यहाँ पे बयानबाजी की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में उन्हें शरणार्थी से कुछ अधिक की हैसियत दे रखी है। तो ये इसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी पुरानी गलती को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है। मैं 3 बातें कहना चाहूंगा अभय जी इस पे। पहले तो एक और चूक हमसे शायद हुई, हम तो बाहर से देख रहे हैं, पर देखिए इस दौरान जब शेख हसीना की लोकप्रियता घटती चली जा रही थी, असंतोष बढ़ रहा था, तो इसमें खास तौर से पाकिस्तान से जो वहां के अतिवादी शक्तियां हैं, जमात इस्लामी और बीएनपी पार्टी, खालिदा जिया की भी पार्टी, और भी कुछ तत्व हैं जो भारत विरोधी तत्व थे, उनको बड़े पैमाने पर मदद पाकिस्तान से खुफिया तरीके से मिल रही थी। हम इसको देख नहीं सके, ऐसा मैं विश्लेषण कर सकता हूं, क्योंकि अगर देख लेते तो शायद उसको रोकने की कोशिश करते या शेख हसीना को चेताते कि देखिए ये हो रहा है, या तो आप अपना रवैया बदलिए या इस पर कोई प्रतिबंध लगाइए। अब इसमें पाकिस्तान का हस्तक्षेप बांग्लादेश में क्राइसिस के पहले और उसके बाद
बहुत साफ दिख रहा है। आखिरकार आप देखें, मोहम्मद इशकदार वहां पहुंचे, विदेश मंत्री है, उप प्रधानमंत्री है। मेरा ख्याल 10 साल बाद एक ऐसी विजिट हुई होगी। फॉरेन सेक्रेटरी टॉक्स शुरू हो गए, 15 साल तक रद्द थे, और हर तरह से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि वहां पर भारत विरोधी जो तत्व है वो और सशक्त हो, और चीन को एक तरह से बांग्लादेश में आने का रास्ता और साफ हो। तो इस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अब जहां तक संशोधन का बात का सवाल है, देखिए कभी कभी जब गलती हो जाए तो एक चाणक्य की नीति ये है, साम दाम दंड भेद तो हम जानते हैं, पर उसका 5वां भी एक उपाय था, उसका नाम था आसना। यानी जो नरसिम्हा राव ने परफेक्ट की थी, कुछ न करने की नीति, कुछ देर देखने। एक तो शायद हमने पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप था बड़ा साफ तौर पर दिख रहा था, उसको हमने शायद पूरी तरह से पहचाना नहीं। अगर पहचाना तो उसके खिलाफ कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया। शेख हसीना को उसके बारे में पूरी तरह से अवगत करके उसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ। और अब यह हालत है कि पाकिस्तान खुले तौर पर बांग्लादेश के करीब आ चुका है, तो ये एक और चूक हमारी हुई है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि जहां तक जो अब तक हुआ, तो बहुत संगीन बात कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति की विफलता के कारण पाकिस्तान को बांग्लादेश के नजदीक आने का मौका मिल गया, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। जो आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश का जन्म कैसे, जी जी, और पाकिस्तान के विरोध में, और पाकिस्तान अब तक कोशिशों के बावजूद भी बांग्लादेश में अपनी पैठ नहीं बना पा रहा था। पर उसने शेख हसीना के ये जो आखिरी 5-7 साल थे उसमें एक अवसर देखा। उसने समझा कि उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने देखा कि आर्थिक मंदी के कारण युवा पीढ़ी अस्थिर है, और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। और अब आप देखते हैं कि अब काफी साफ तौर पे दिखता है कि पाकिस्तान का हाथ बांग्लादेश में शेख हसीना के वहां से जाने के पहले और उसके बाद तो खुलेआम दिख रहा है। तो ये हमसे एक, मैं समझता हूं, या तो चूक हुई है जहां तक दिखता है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सच है, हो सकता है कुछ चीजें हम रोक भी ना पाते हो। जहां तक संशोधन की बात है, अब जी मैं मानता हूं कि चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद के तो उपाय हम सब जानते हैं, पर चाणक्य ने एक 5वें उपाय की बात की थी, वो है आसना। आसना वो उपाय है जहां आप कुछ देर तक रणनीति के तहत कुछ ना करें, यानी सिट ऑन द फेंस एंड वॉच। तो अभी मैं समझता हूं बांग्लादेश में, क्योंकि 12 फरवरी को 2026 में चुनाव है, तारिक रहमान बीएनपी पार्टी के वापस आए, और मैं समझता हूं अवामी लीग का चुनाव में हिस्सा लेना, आप जानते हैं उस पर प्रतिबंध लग चुका है। और जो जमात इस्लामी है, चाहे वो उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू हो, यानी वो हर भारत विरोधी तंत्र का इस्तेमाल कर सके और बांग्लादेश को शरिया की तरफ, एक्सट्रीम अतिवादी जो इस्लामिसिज्म है उसकी तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हो, पर उसकी लोकतांत्रिक समर्थन कम है। बीएनपी ही लगता है अगर चुनाव होंगे और हो सकेंगे तो शायद सत्ता में आने के काबिल है। तो अब थोड़ी देर स्थिति को देखने के बाद हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बीएनपी से हम किसी तरह का रिश्ता बनाएं, क्योंकि आज भी बांग्लादेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ता होना बांग्लादेश के ही हित में है। तीसरी बात जो आपने कही शेख हसीना के बारे में,
देखिए, शेख हसीना को एक बार हम लोग ने शरण दे दी और वो हमारी अच्छी सहयोगी और समर्थक रही इतने सालों तक, तो हम उनको अबेंडन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि कोई किसी को अभी हमारे पर विश्वास नहीं रह जाएगा। अब जो भी हुआ, उन्होंने शरण भारत में लिया है, उन्होंने दोस्ती निभाई थी और हम उनको अब जो रख रखाव हमने दिया उसको हमें कायम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कम से कम भारत ये तो कह ही सकता है कि वो यहां बैठकर राजनीति ना करें, कि उनकी राजनीति करने से भारत और बांग्लादेश के पहले से ही बिगड़े हुए संबंध और भी ज्यादा बिगड़ते हैं। वरना क्या होगा, अगर वो राजनीति यहां से बैठ के करेंगी और उन्हें करने की इजाजत दी जाएगी, फिर तो वो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में अटक जाएंगी ना फिर। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ कि हमें बांग्लादेश की जो उभरती हुई ताकतें हैं और खास तौर से तारिक रहमान के वापस आने के बाद बीएनपी की जो मौजूदा हालत है, हमें उन्हें डायरेक्टली या बैक चैनल्स के द्वारा आश्वस्त करना चाहिए कि यहां से बैठ के शेख हसीना हमारे शय पर बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति में कोई दखल नहीं देंगी। इतना तो हमें आश्वस्त करना है।